गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 6 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफिशियली डेजिग्नेट द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी एज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक थ्रू रिजोल्यूशन। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष प्रस्ताव के माध्यम से फरवरी के पहले सप्ताह को विश्व अंतर्धार्मिक सद्भावना सप्ताह के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2010। तो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक हर साल 1 से लेकर 7 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2026 में ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्लोबली, और इसको लीड किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इसके लिए जो प्रपोजल था उसको प्रेजेंट किया गया था एट द 65th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में ऑन 23 सितंबर 2010 बाय किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन एंड प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद। यूएन रिकॉग्निशन इसको 20 अक्टूबर 2010 को दिया गया। UN adopted resolution officially designating the first week of February every year as World Interfaith Harmony Week. First observance इसकी की गई 1 to 7 फरवरी 2011 में, involving interfaith meetings, peace prayers and educational programs. अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में ये जो वीक है यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहा है रिलीजियस हार्मोनी, जो कि यहाँ पे एसेंशियल हो जाती है फॉर ग्लोबल पीस, स्पेशली रिलेवेंट ड्यू टू राइजिंग इनटॉलरेंस, आइडेंटिटी लिंक्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सट्रीमिज्म्स। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा? तो ये सपोर्ट करता है यूएन गोल्स ऑफ पीस बिल्डिंग, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी रिसाइलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025? तो 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्यालम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक। तो अभी ये जो सेरेमनी थी इसको आयोजित किया गया एट बोडोलैंड यूनिवर्सिटी काकराझर आसाम में। आसाम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अटेंडेड द इवेंट। रेसिपिएंट इसके रहे ग्यालम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, क्वीन मदर ऑफ भूटान, और उनको यहाँ पे ऑनर दिया गया फॉर हर लाइफ लॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एंड कंपैशनेट लीडरशिप। अगर हम अवार्ड का बैकग्राउंड देखें तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2004 में बाय द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट नेम्ड आफ्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, रिवर्स्ड बोडो लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये अवार्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलफेयर, पीस, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर हम अवार्ड के कंपोनेंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिटेशन मूवमेंट ऑफ बोडोफा, ट्रेडिशनल बोडो, अरनोई, डोकना, गमगरा, एंडी सदर एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹2 लाख यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ग्यालमाशी दोरजी वांगमो वांगचुक का, तो वो यहाँ पे फाउंडर प्रेसिडेंट रही तारायाना फाउंडेशंस की। वर्क उन्होंने किया रूरल डेवलपमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए, और इसके अलावा उनके जो एफर्ट्स रहे उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट किया वल्नरेबल कम्युनिटीज इन भूटान्स रिमोट रीजन्स। ये जो अवार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है इंडिया भूटान रिलेशंस थ्रू शेयर्ड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, प्रमोट करता है ये कम्युनिटी रिसाइलेंस, कंपैशनेट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड इट रिफ्लेक्ट्स बोडोफाज आइडियल्स ऑफ सेक्रीफाइस, करेज एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड पीएनबी लक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन द वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म? तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हाल ही में लॉन्च किए गए पीएनबी लक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म की है? तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 0 फॉरेक्स मार्कअप ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया पीएनबी लक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन द वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म। पहले ये जो था ये अवेलेबल था ओनली ऑन रुपे, बट नाउ वीजा इनफाइनाइट गिव्स इट ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ज्वाइनिंग फीस इसके लिए रहेगी 4,999 प्लस जीएसटी, और एनुअल फीस इसके लिए रहेगी 1,999 प्लस जीएसटी। वेलकम ऑफर में यहाँ पे 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे ऑन स्पेंडिंग 50,000 विद इन 90 डेज। ट्रैवल बेनिफिट्स अगर हम देखें तो 0 फॉरेक्स मार्कअप, नो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग एक्सेस, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल यहाँ पे रहेगा। एलिजिबिलिटी अगर इसके लिए हम देखें तो हाई इनकम सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स विद गुड क्रेडिट स्कोर्स एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल लाइफस्टाइल यहाँ पे जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In February 2026, the Reserve Bank of India imposed a compounding fees of rupees 18.76 lakh on 197 Communications Limited for violation under which act? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो अभी फरवरी 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इम्पोज किया है कंपाउंडिंग फी ऑफ रुपीज़ 18.76 लाख ऑन 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। रीज़न इसके क्या रहे हैं? तो रीज़न यहाँ पे आ जाता है वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज़ फेमा 1999, स्पेशली रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state recently introduced an automatic property mutation system to speed up land transactions by directly linking property registration with land revenue record? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में भूमि लेन देन को तेज करने के लिए संपत्ति पंजीकरण को सीधे भूमि राजस्व अभिलेखों से जोड़ते हुए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो अभी 5 फरवरी 2026 को कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस द रोल आउट ऑफ एन ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम। इसका क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाता है? तो ये यहाँ पे स्पीड अप करेगा लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस, रिड्यूस यहाँ पे ये करेगा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड improve transparency in the real estate ecosystem। अगर हम देखें इसका बैकग्राउंड, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी म्यूटेशन इज इक्वल्स टू अपडेटिंग ऑनरशिप डिटेल्स इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आफ्टर सेल, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं फॉर लीगल ऑनरशिप, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट एंड अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले जो बायर्स रहते थे दे हैड टू फाइल अ सेपरेट म्यूटेशन एप्लीकेशन, और उसके लिए नोटिस पीरियड 7 डेज का रहता था रजिस्ट्रेबल इंस्ट्रूमेंट्स में और 15 डेज इन नॉन रजिस्ट्रेबल केसेस। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे फेस करनी पड़ती थी। जो न्यू रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया है, ऑनरशिप डिटेल्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली वंस अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज रजिस्टर्ड एट द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, रिमूव्स नीड फॉर सेपरेट एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन विजिट्स। इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है ऑन कर्नाटकास भूमि पोर्टल, डिजिटल लैंड गवर्नेंस, सिटीजन्स कैन व्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट, टीनेसी एंड क्रॉप्स एंड ट्रैक म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन। बेनिफिट इसमें क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पे रिड्यूस करेगा डिलेज, इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी एंड लोअर रिस्क ऑफ डिस्प्यूट्स यहाँ पे रहेंगे, फास्टर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन रहेगी और बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the National Cooperative Development Corporation under the ministry is implementing the Yuva Sahakar स्वयं शक्ति सहकार scheme to strengthen India's cooperative sector। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार योजना को लागू कर भारत के सहकारी क्षेत्र को सशक्त बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। तो अभी 5 फरवरी 2026 को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यहाँ पे अनाउंस किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार योजना। एनसीडीसी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाती है फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। युवा सहकार स्कीम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे प्रमोट करती है यूथ लेड कोऑपरेटिव्स, और ये यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप ओरिएंटेड आइडियाज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अर्ली स्टेज कोऑपरेटिव्स फेसिंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। स्वयं शक्ति सहकार योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर, और ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल बैंक क्रेडिट्स एंड सपोर्ट फॉर कलेक्टिव इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा ये यहाँ पे प्रमोट करेगा वुमेन लेड कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन कर रहा है हमारा ग्रास रूट कोऑपरेटिव मॉडल्स को, और ये यहाँ पे प्रमोट कर रहा है कलेक्टिव ग्रोथ एंड शेयर्ड ओनरशिप, और ये यहाँ पे एड्रेस कर रहा है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट। Next question, in February 2026, the US Congress approved $200 million security assistance for which group of countries under the Baltic Security Initiative? So right answer इसका हो जाता है ऑप्शन बी, that is इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो अभी 3 फरवरी 2026 को यूएस कांग्रेस ने यहाँ पे अप्रूव किया $200 मिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर बाल्टिक स्टेट, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें इसको जो है यहाँ पे क्लियर किया गया अंडर द फिस्कल ईयर
2026 Defense Appropriation Act, part of the $US 838.7 billion US defense budget signed into law by President Donald Trump. प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये फंडिंग यहाँ पे इंश्योर कर रही है कंटिन्यूटी ऑफ द बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव डिस्पाइट अर्लियर पेंटागन डिस्कशंस अबाउट डिसकंटिन्यूइंग इट। इसके अलावा ये यहाँ पे एनहांस करेगा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इंप्रूव करेगा इंटरऑपरेबिलिटी विद नाटो फोर्सेस एंड सपोर्ट करेगा यहाँ पे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इन द बाल्टिक रीजन। Next question. In February 2026, India joined the UN's honor roll by paying $35.18 million to which fund on time? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज यूएन रेगुलर बजट। तो अभी 3 फरवरी 2026 को इंडिया ने यहाँ पे पे किया $35.8 मिलियन टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट। ह्यूमन रोल की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है अब 47 यूएन मेंबर स्टेट दैट क्लियर देयर ड्यूज इन फुल एंड ऑन टाइम within 30-day due period under UN financial regulations। UN रेगुलर फंड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे फंड जो है ये कोर यूएन एक्टिविटीज़ जिसमें कि पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव आ जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ह्यूमन रिस्क वर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे फंड फंक्शंस आ जाते हैं। ये यहाँ पे जो है सिंबॉलिक यहाँ पे ये सिंबॉलिक नोट अगर हम देखें तो दुज़ैरिक रेफर टू इंडिया एज अ कंट्री इन होम टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यहाँ पे जो है ये हाईलाइट जो है किया गया बाय स्टीफन से दुज़ैरिक स्पोक्स पर्सन ऑफ यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ड्यूरिंग द यूएन डेली ब्रीफिंग में जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई। इंडिया का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंसिस्टेंटली इंडिया यहाँ पे पे कर रहा है यूएन कंट्रीब्यूशन ऑन टाइम एंड इन फुल एक्टिव इन यूएन peacekeeping missions, climate change discussion, sustainable development and governance reforms। सिग्निफिकेंस इसका क्या हो जाता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा ये इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है इन द यूएन सिस्टम, और ये यहाँ पे इंश्योर करेगा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ यूएन प्रोग्राम्स। Next question. From April 2027, India will start sharing cross-border cryptocurrency transaction data under which global framework? तो अभी अप्रैल 2027 से भारत किस वैश्विक ढांचे के तहत सीमा पार क्रिप्टो करेंसी लेन देन का डाटा साझा करना शुरू करेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज OECD लेड क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इंडिया will begin sharing and receiving cross border crypto transaction data from April 1st 2027। ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे किया जाएगा अंडर द OECD लेड यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहता है फॉर ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है रैपिडली, मच ऑफ इट ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म। कंसर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे टैक्स इवेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और अनरिपोर्टेड फॉरेन इनकम यहाँ पे जो है कंसर्न रहता है। अर्लियर मेजर्स की अगर हम बात करें तो 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो गेन्स एंड 1% TDS यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। ये यहाँ पे हेल्प करेगा इंडिया के लिए टू ट्रैक टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ओवरसीज क्रिप्टो ट्रेडर्स, और यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा इलिक्ट फाइनेंशियल फ्लो, और यहाँ पे ये अलाइन करेगा विद FATF रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। Next question. Recently in February 2026, which renowned Indian travel writer and Padma Shri awardee known for his contribution to literature and journalism passed away at the age of 95 in Mussoorie? तो फरवरी 2026 में कौन से प्रसिद्ध भारतीय यात्रा लेखक और पद्मश्री प्राप्तकर्ता जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया 95 वर्ष की आयु में मसूरी में उनका निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हग गंतजर। तो हग गंतजर उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है 2 फरवरी 2026 को मसूरी उत्तराखंड में एट द एज ऑफ 95। अगर हम उनकी अर्ली लाइफ देखें तो उनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1931 को पटना बिहार में, और उन्होंने यहाँ पे सर्व किया इंडियन नेवी में, रिटायर हुए वो एज अ कमांडर, और उसके बाद जो है उन्होंने फुल टाइम ट्रैवल यहाँ पे स्टार्ट किया विद हिज वाइफ कोलिन गंतजर। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन उनका रहा है फॉर टाइम्स
द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आइकॉनिक वीकली कॉलम्स जो है वो यहाँ पे ऑथर किए, और उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किए 52 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट्रीज फॉर दूरदर्शन, और 30+ बुक्स जो है उन्होंने यहाँ पे ऑथर की ऑन ट्रैवल कल्चर एंड सोसाइटी। इसके अलावा 2025 में जो है उनको कन्फर किया गया पद्मश्री से इन लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी, रिकॉग्नाइज फॉर शेपिंग मॉडर्न ट्रैवल राइटिंग इन इंडिया। सिग्निफिकेंस इसका अगर हम देखें तो उनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया डोमेस्टिक टूरिज्म को, प्रिजर्व किया गया लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। Next question, in February 2026, Goldman Sachs raised India's GDP growth forecast for calendar year 26 to 6.9%. Which recent development was cited as the main reason for this upward revision? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया यूएसए ट्रेड डील रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। तो अभी फरवरी 2026 में गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे जो है वो रेज किया है इंडिया की कैलेंडर ईयर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 6.7 टू 6.9%। रीज़न यहाँ पे क्या बताया गया, तो इसके लिए इंडिया यूएस ट्रेड डील जो कि यहाँ पे रिड्यूस हुई है, रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं ऑन इंडियन गुड्स exported to the US from 25% to 18%, improving trade conditions and reducing uncertainty। बेसिस अगर हम देखें फोरकास्ट के, तो इंडिया के जो गुड एक्सपोर्ट है, एक्सपोजर टू यूएस डिमांड, अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ जीडीपी यहाँ पे आ जाता है। इम्पैक्ट क्या इसका रहेगा, तो यहाँ पे बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इंप्रूव करेगा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स एंड सपोर्ट करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवरी इन लेट कैलेंडर ईयर 2026। Next question, who assumed charge as the Director General of Naval Armament at Naval Headquarters Ministry of Defence on 2nd February 2026? तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज श्री दिवाकर जयंत। तो अभी 2 फरवरी 2026 को श्री दिवाकर जयंत ने ऑफिशियली एज्यूम किया है चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट द नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया श्री पी उपाध्याय को, हु रिटायर्ड ऑन 31 जनवरी 2026। अगर हम उनका करियर देखें तो ये बिलोंग करते हैं 1991 बैच ऑफ INAS, और यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन को 28 दिसंबर 1992 को, और उनके पास यहाँ पे 33 ईयर लॉन्ग यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है नेवल आर्मामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which eminent Indian sociologist, author of Caste, Class and Power and recipient of Padma Bhushan 2005 passed away in Delhi in February 2026 at the age of 91? तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री कास्ट, क्लास एंड पावर के लेखक और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता फरवरी 2026 में 91 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज आंद्री बेटीले। तो अभी आंद्री बेटीले के यहाँ पे डेथ हो गई है 3 फरवरी 2026 को ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस। उनकी एज यहाँ पे 91 ईयर्स थी। अर्ली लाइफ अगर उनकी देखें हम, तो उनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में हुआ था टू अ फ्रेंच फादर एंड इंडियन मदर। उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, लेटर ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने सर्व किया एज अ प्रोफेसर एमिरेटस ऑफ सोशियोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिंस 2003, कंडक्टेड पायोनियरिंग स्टडीज ऑन कास्ट, क्लास एंड सोशल इनइक्वालिटी। इसके अलावा अगर हम उनके मेजर वर्क देखें तो कास्ट, क्लास एंड पावर बेस्ड ऑन फील्ड वर्क इन तमिलनाडु, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, द आइडिया नेचुरल इनइक्वालिटी एंड अदर एसेज, इनके मेजर वर्क्स में आ जाते हैं। उनको पद्म भूषण 2005 में जो है वो कन्फर किया गया था फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। इसके अलावा उन्होंने सर्व किया एज अ चांसलर ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी 2014 से लेकर 2017, और वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड डिफेंडर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड pluralism. Next question, according to NASA's Juno mission data 2026, what is Jupiter's revised equatorial diameter? तो अभी नासा के जूनो मिशन 2026 के अनुसार बृहस्पति का संशोधित विषुवतीय व्यास कितना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 88,841 माइल्स। तो अभी 5 फरवरी 2026 को नासा ने यहाँ पे अनाउंस किया है रिवाइज मेजरमेंट ऑफ जुपिटर साइज यूजिंग जूनो स्पेसक्राफ्ट रेडियो साइंस डाटा। इक्वेटोरियल डायमीटर यहाँ पे 88,841 माइल्स यहाँ पे जो बताया गया, अबाउट 5 माइल्स स्मॉलर देन द अर्लियर वोयागर एंड पायोनियर एस्टिमेट्स। पोलर डायमीटर अगर हम देखें तो 83,067 माइल्स, अबाउट 15 माइल्स स्मॉलर देन द प्रीवियस कैलकुलेशंस। मेजरमेंट यहाँ पे जो है बनाए गए हैं, किए गए हैं व्हेन जूडो पास्ड बिहाइंड जुपिटर अलोइंग रेडियो सिग्नल्स टू ट्रैवल थ्रू इट्स एटमॉस्फेयर।
सिग्निफिकेंस इसका अगर हम देखें तो ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है मोस्ट प्रिसाइज पिक्चर्स येट ऑफ जुपिटर साइज एंड शेप, और ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है साइंटिस्ट को टू अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एंड फॉर्मेशन हिस्ट्री। क्रूशियल यहाँ पे ये रहेगा फॉर मॉडल्स ऑफ प्लेनेटरी इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, जिसमें वाटर अमोनिया आ जाते हैं सोलर सिस्टम में। जूनो हैज़ बिन ऑर्बिटिंग जुपिटर सिंस 2016, और ये मिशन जो है यहाँ पे एक्सपेंडेड इन 2021 फॉर द एडवांस ऑब्जर्वेशन। जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट आ जाता है, में मोस्टली जो है ये कंपोज्ड ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। Next question, the 25th edition of Bharat Rang Mahotsav, the world's largest international theatre festival, is being hosted in February 2026 at which venue in Haryana? Right answer इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, that is दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। तो भी 25th एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव इज बीइंग हेल्ड इन रोहतक हरियाणा फ्रॉम फरवरी 9 to 12 2026। वेन्यू इसका रहेगा दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ऑर्गेनाइजर इसमें आ जाते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन कोलैबोरेशन विद दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मेंसेस यहाँ पे की जाएगी 9 से लेकर 12 फरवरी तक, और पैन इंडिया रीच यहाँ पे रहेगी अक्रॉस। अगर हम बात करें तो ये जो भारत रंग महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा 41 लोकेशंस इन इंडिया, और ये यहाँ पे रन कर रहा है फ्रॉम जनवरी 27 टू फरवरी 2026। 25 डेज का ये यहाँ पे रंग महोत्सव रहेगा जो अक्रॉस इंडिया में जो है वो किया जा रहा है। पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहेगी 9 कंट्रीज से। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये यहाँ पे पोजीशन जो रोहतक की है ऑन इंडियाज नेशनल थिएटर मैप, उसके ऊपर जो है उसको ये सिग्निफाई करेगा और प्रमोट करेगा कल्चर इंक्लूसिविटी एंड विद परफॉर्मेंसेस बाय चिल्ड्रन, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड आर्टिस्ट। Next question, in February 2026, Seychelles President Patrick Harmony is visiting India for first time since assuming office. This visit coincide with which milestone in India-Seychelles relations? तो अभी फरवरी 2026 में सीशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी अपनी पदभार ग्रहण करने के बाद पहली भारत की यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा भारत सेशल्स संबंधों की किस महत्वपूर्ण वर्षगांठ के साथ मेल खाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। सो भी प्रेसिडेंट पैट्रिक Harmony of Seychelles is on a state visit to India from 5th February to 10 February। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट हो जाती है सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन अक्टूबर 2025। ये विजिट यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया Seychelles डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जिनको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। शेड्यूल यहाँ पे जो है शेड्यूल टॉक यहाँ पे रखी गई है विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन। Seychelles इज अ की मैरीटाइम नेबर इन द इंडियन ओशन, और सेंट्रल ये हो जाता है टू इंडियाज विजन महासागर, और इसमें यहाँ पे फोकस रहेगा ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्टनर हो जाता है इंडिया का इन इंडियाज ग्लोबल साउथ आउटरीच। इकोनॉमिक एंगेजमेंट में यहाँ पे विजिट करेंगे वो चेन्नई एंड मुंबई फॉर बिजनेस इवेंट्स इन टूरिज्म, ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करें Seychelles की तो इसकी कैपिटल आ जाती है विक्टोरिया ऑन माहे आइलैंड, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री ये Seychelles हो जाती है, और नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे आ जाते हैं 115। ग्रेनाइट एंड कोरल आइलैंड यहाँ पे मेनली हो जाते हैं। लोकेशन इसकी वेस्टर्न इंडियन ओशन आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और शीचेलोसिस श्रियोल यहाँ पे बोली जाती है, और करेंसी यहाँ पे इनकी शीचेलोसिस रुपीज आ जाती है। Next question, in February 2026, India formally joined the BRIC Center for Industrial Competencies. Which organization is designated as India's nodal center for BCIC activities? तो अभी फरवरी 2026 में भारत ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC में शामिल हुआ है। BCIC गतिविधियों के लिए भारत का नोडल केंद्र किस संगठन को नामित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
दैट इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो अभी 5 फरवरी 2026 को इंडिया ने यहाँ पे फॉर्मली ज्वाइन किया ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज BCIC ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। BCIC की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड MSMEs अक्रॉस ब्रिक्स। फोकस अगर हम देखें, फोकस ऑन इंडस्ट्री 4.0 कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे रहेगा। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, स्किल अपग्रेडेशन यहाँ पे आ जाती है। ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट में यहाँ पे साइन किया गया बिटवीन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Next question, the Election Commission of India will host the National Conference of State Election Commissioners in February 2026 after 25 years. When was the last such conference held? तो अभी भारतीय निर्वाचन आयोग फरवरी 2026 में 25 वर्षों के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। पिछला ऐसा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 1999। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे होस्ट करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स 24 फरवरी को एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली। दिस इज द फर्स्ट सच नेशनल लेवल इंटरेक्शन इन ओवर 25 ईयर्स। द लास्ट जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई थी 1999 में की गई थी। पार्टिसिपेंट इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आ जाएंगे फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उनके लीगल जो एक्सपर्ट, लीगल एंड जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ ECI फ्रॉम ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और चेयर इसको किया जाएगा बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, और उनको साथ में ज्वाइन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी। फोकस एरिया इनमें बिल्डिंग साइनर्जी बिटवीन ECI एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन डिस्कशन की जाएगी इलेक्टोरल लॉज के ऊपर, इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो है वो फोकस एरिया रहेगा। इम्पैक्ट अगर हम देखें, इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इसकी, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाता है इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। Next question, Pakhal Wildlife Sanctuary recently in news for the discovery of a new flowering plant species, Dicliptera पखलिका, is located in which Indian state? तो पखल वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में नई पुष्पीय प्रजाति डिक्लिप्टेरा पखलिका की खोज के कारण समाचारों में था, भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। तो पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लोकेटेड है महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में विद इन द ईस्टर्न घाट लैंडस्केप। इसको ये रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आई है कि बिकॉज द साइंटिस्ट फ्रॉम द बॉटनिकल सर्वेस ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज नेम्ड डिप्लिक्टेरा पखलिका। ये जो सेंचुरी है यहाँ पे इसका नाम रखा गया है आफ्टर पखल लेक, जो कि हिस्टोरिक रिजर्वायर यहाँ पे आ जाता है, बिल्ड ड्यूरिंग द काकातिया डायनेस्टी। ये जो डिस्कवरी है यहाँ पे ये हाईलाइट करती है रिच डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन एंड इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। Next question, in February 2026, Dubai became the second city in the world after Las Vegas to launch the underground high-speed transport system Dubai Loop. Which company is developing this project? तो अभी फरवरी 2026 में दुबई लास वेगास के बाद विश्व का दूसरा शहर बना है जिसने भूमिगत हाई स्पीड परिवहन प्रणाली दुबई लूप शुरू किया है। यह परियोजना किस कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बोरिंग कंपनी। तो एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट फरवरी 2026 जो कि दुबईज रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अनवील द दुबई लूप प्रोजेक्ट। डेवलपर अगर हम देखें तो इसको जो है ये प्रोजेक्ट तो इसको डेवलप किया जा रहा है बाय द बोरिंग कंपनी फाउंडेड बाय एलन मस्क।
नेटवर्क की अगर हम डिटेल देखें तो ये फुल नेटवर्क यहाँ पे रहेगा 22.2 किलोमीटर विद 19 स्टेशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी आ जाएगी डॉलर 681 मिलियन। फर्स्ट फेज में यहाँ पे 64 किलोमीटर जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। 4 स्टेशन कनेक्टिंग दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एंड दुबई मॉल। फर्स्ट फेज की कॉस्ट यहाँ पे डॉलर 163 मिलियन और कंप्लीशन इसका जो रखा गया 1 to 2 ईयर्स रखा गया है। इनिशियल फेज कैपेसिटी यहाँ पे देखें तो 13,000 पैसेंजर पर डे, फुल कैपेसिटी में 30,000 पैसेंजर्स पर डे यहाँ पे रहेंगे और स्पीड इसकी रहेगी अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। दुबई बिकम्स द सेकेंड सिटी आफ्टर लास वेगास टू अडॉप्ट दिस अंडरग्राउंड टनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि यहाँ पे रीएनफोर्स करता है दुबईज रोल एज अ ग्लोबल लीडर इन फ्यूचरिस्टिक एंड सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी। Next question, which technology has been developed by Indian Railways to prevent elephant deaths on railway track? Very important question. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड acoustic sensor with AI enabled intrusion detection system. तो इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ इंट्रोड्यूस एन AI enabled intrusion detection system. ये जो सिस्टम है यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा, इसमें जो है यूज़ किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड acoustic sensors इंस्टॉल्ड अलोंग ऑप्टिकल फाइबर केबल नियर द रेलवे ट्रैक्स। और जो ये सेंसर रहेंगे, द सेंसर्स आर प्री फेड विद द acoustic signatures of elephant movement enabling precise detection. वंस एलिफेंट मूवमेंट इज डिटेक्टेड, रियल टाइम अलर्ट्स यहाँ पे जो है भेजे जाएंगे लोको पायलट्स को, स्टेशन मास्टर्स को एंड रेलवे कंट्रोल रूम्स को, अलोइंग ट्रेन्स टू स्लो डाउन और हॉल्ट इन इट्स टाइम। ये जो सिस्टम है करंटली ऑपरेशनल रहेगा ओवर 141 रूट किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज। एक्सपेंशन जो है इसका सेंक्शन किया जाएगा अक्रॉस मल्टीपल जोन, ठीक है। तो इसको जो सेंक्शन जो है इसको दिया जा चुका है मल्टीपल जोन में, जिसमें ईस्ट कोस्ट, सदर्न, नदर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज यहाँ पे आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज 16 एलिफेंट ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो हर साल होते हैं। टू मिटिगेट दिस, Indian Railway also coordinate with the Forest Department, imposes speed restrictions and hold regular meeting with the wildlife officials. Next question, at which venue did Olympian Isha Singh win the women's individual 10-meter air pistol gold medal at the Asian Rifle and Pistol Championship 2026? तो अभी एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में ओलंपियन ईशा सिंह ने महिला व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक किस स्थल पर जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली। तो अभी ईशा सिंह जो कि एक 21 ईयर ओलंपियन है हैदराबाद से, उन्होंने यहाँ पे जीता है वुमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2026। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में डिफीट किया चैन यन चैंग चाइना से, फ्रॉम चैन यंग एंड यू एन वैन फ्रॉम चाइनीज ताइपे. This was her second senior Asian Championship gold medal, the first being in the Jakarta 2 years earlier. Next question, which Indian shooting pair won the silver medal in 10-meter air pistol mixed team event at the Asian Shooting Championship 2026? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की किस जोड़ी ने रजत पदक यहाँ पे जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुरुचि सिंह एंड सम्राट राणा, ठीक है, सुरुचि सिंह एंड सम्राट राणा। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि आयोजित की जा रही है एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में, सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। ग्लोबल मेडल जीता गया उज्बेकिस्तान की नगीना सैदुकुलव एंड मोहम्मद कामलाव won the gold medal with 481.3 पॉइंट्स। ब्रॉन्ज मेडल जीता गया यहाँ पे चाइनीज ताइपीज चैंग यांग चेन एंड हैश हाइसिंग चैन स्क्योर्ड ब्रॉन्ज विद 412.2 पॉइंट्स। Next question, who won the Global Teacher Prize 2026 in Dubai for her innovative grassroots education initiative in India? तो भारत में अपनी नवाचारी ज़मीनी शिक्षा पहल के लिए 2026 में दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज़ किसने जीता?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज रूबल नेगी। तो यहाँ पे रूबल नेगी ने जीता है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ऑफन कॉल्ड द नोबल ऑफ टीचिंग अवार्ड, जो उनको प्रेजेंट किया गया एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई बाय शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई। प्राइज मनी यहाँ पे उनको अवार्ड की गई $1 मिलियन, इंस्टीट्यूटेड बाय द वार्के फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 800 प्लस लर्निंग सेंटर अक्रॉस 100 अंडर सर्व कम्युनिटीज़ इन इंडिया, उनके द्वारा जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए। और उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया एजुकेशनल मोरल्स इन स्लम, टर्निंग वॉल्स इनटू क्लासरूम, कवरिंग लिटरेसी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री। इसके अलावा उनके द्वारा ट्रेन किया गया यहाँ पे 600 प्लस वॉलंटियर्स एंड पेड एजुकेटर्स। Next question, which newly launched cab service in India operates under a cooperative ownership model and was inaugurated by Union Minister Amit Shah in New Delhi? भारत में फरवरी 2026 में किस नई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया जो सहकारी स्वामित्व मॉडल पर आधारित है और जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज भारत टैक्सी। अब तो अभी 5 फरवरी 2026 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह फॉर्मली लॉन्च्ड भारत टैक्सी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ये रहेगा, डिजाइंड एज एन अल्टरनेटिव टू प्राइवेट एग्रीगेटर्स लाइक उबर एंड ओला। ऑनरशिप मॉडल में अगर हम देखें तो इसको यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है बाय सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। हर जो ड्राइवर रहेगा उसको यहाँ पे जो है सारथी कहा जाएगा और वो यहाँ पे होल्ड करेगा 5 शेयर्स इन द कोऑपरेटिव। ड्राइवर्स कलेक्टिवली ओन एंड मैनेज द सर्विसेज, एंश्योरिंग शेयर्ड बेनिफिट एंड डिसीजन मेकिंग। ड्राइवर्स बेनिफिट अगर हम देखें यहाँ पे तो नो पर राइड कमीशन यहाँ पे रहेगा, ड्राइवर्स पे अ फिक्स डेली फी ऑफ ₹30 टू एक्सेस द ऐप, और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पे हायर अर्निंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ ओनरशिप। गवर्नमेंट का अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव है अलाइन करता है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पुश टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज इन मॉडर्न सर्विस सेक्टर। इसके अलावा जो है वो इनिशियली लॉन्च किया गया इसको दिल्ली एनसीआर में और गुजरात में विद प्लान्स टू एक्सपेंड पैन इंडिया विद इन 3 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।